दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। और वहीं अगली खबर में बता दें कि हाथरस केस को लेकर आ रही जो कि स्वर्ण समाज ने एसआईटी को सौंपा खून से लिखा पत्र और कही ये बात। जी हम बात करें कि हाथरस कांड को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय प्रचारक पंकज धवरैया ने एक खून से पत्र लिखा एसडीएम सदर को सौंपा। एसआईटी को प्रेषित कर इस पत्र में कहा गया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, भ्रामक खबरें फैलाने वाले राजनेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ये नेता अपनी गंदी राजनीति बंद नहीं करेंगे तो उनका हाथरस में घुसना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया से बातचीत में धवरैया ने कहा कि हमारा समाज पीड़ित परिवार के साथ है। पंकज धवरैया ने कहा कि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी बेगुनाह को फंसाया गया है तो हाथरस में वो आंदोलन होगा जिसे लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इससे पहले रविवार को पूर्व विधायक के आवास पर शुरू हुई इस पंचायत में हाथरस मामले को लेकर कई अहम बातें रखी गईं। पंचायत में क्षेत्र के स्वर्ण समाज के लोग भी इकट्ठा हुए। पंचायत के दौरान स्वर्ण समाज के लोगों ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को निर्दोष भी बताया और वहीं सीएम योगी के सीबीआई जांच की सिफारिश वाले फैसले का स्वर्ण समाज के लोगों ने स्वागत भी किया। और वह बता दें कि हाथरस में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ। जी हम बात करें कि यूपी के हाथरस में कथित गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंच रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प थम नहीं रही है। आज एक नाटकीय घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के ऊपर स्वर्ण समाज के समर्थकों ने काली स्याही फेंक दी। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं के उग्र होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। स्याही फेंकी जाने को लेकर आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हाथरस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर काली स्याही फेंकने का आरोप स्वर्ण समाज के दीपक शर्मा पर लगा है। स्याही फेंकने को लेकर आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई जिसके बाद लाठीचार्ज होने की खबर है। आपको बता दें कि हाथरस कांड को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच पुलिस ने कल राष्ट्रीय लोकदल की उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सहित 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। रविवार को जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने बुलगड़ी पहुंचे थे, जबकि जिला प्रशासन ने धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत महज 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी थी। हालांकि दोनों ही नेता सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। बता दें कि चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर प्रहार, कहा बहुत उम्मीद थी लेकिन बिहार का विकास न कर सके। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में रहते हुए जेडीयू से अलग चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर उठ रहे सवालों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कल एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। आपको बता दें चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में यह भी दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की विकास योजनाओं को नीतीश कुमार ने बिहार में सही तरीके से जमीन पर नहीं उतारा जिसकी वजह से बिहार के लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से लोगों को बहुत उम्मीद थी लेकिन वे बिहार का विकास नहीं कर सके। यही कारण रहा कि लोजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। और वहीं अगली खबर बता दें कि वाम दलों ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, कन्हैया कुमार का नाम नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल वाम दलों ने अब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने शुरू कर दिए हैं और इस क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सभी 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी सोमवार दोपहर बाद 19
प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। सीपीआई की सूची में खास बात यह है कि उसके बड़े नेता कन्हैया कुमार का नाम इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ ही कन्हैया के विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रयासों पर विराम लग गया है। विदित हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में वाम दल के महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। महागठबंधन में वाम दलों को 29 सीटें मिली हैं। इनमें सीपीआई व सीपीएम की 10 तथा सीपीआई एमएल की 19 सीटें शामिल हैं। इनमें से सीपीआई व सीपीएम ने अपनी सीटों के प्रत्याशी तय कर दिए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। आज देर रात राज्यों को मिल जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। जी आपको बता दें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कंपनसेशन सेस जमा किया गया है। इसे आज देर रात को ही राज्यों के लिए जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि जून 2022 के बाद क्षतिपूर्ति सेस को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में छोटे टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है। काउंसिल ने फैसला किया है कि छोटे टैक्स पेयर्स को तिमाही आधार पर रिटर्न दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब स्ट्रीट फूड की भी होगी होम डिलीवरी, वेंडर्स की होगी आर्थिक मदद। जी आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने से पहले लोगों के मन में कई सवाल उठते होंगे। दूसरी तरफ कोरोना संकट के कारण लाखों स्ट्रीट फूड वेंडरों का काम भी काफी मंदा पड़ गया है। इन परिस्थितियों से वेंडरों को उबारने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर और होम डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के साथ करार किया है। केंद्र सरकार और स्विगी के बीच कुछ करार के बाद स्ट्रीट वेंडर्स खाने पीने के सामान का ऑनलाइन ऑर्डर लेने के बाद होम डिलीवरी कर सकेंगे। इससे जहां एक तरफ मंदी की मार झेल रहे इस सेक्टर को जीवन दान मिलेगा, वहीं स्ट्रीट फूड के शौकीन घर बैठे इनका स्वाद ले सकेंगे। अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी और शुरुआत में इन 5 शहरों के 250 वेंडर्स इस पायलट प्रोग्राम से जुड़ेंगे। इससे सोशल डिस्टेंसिंग और दुकानों तक आने जाने का झंझट भी नहीं रहेगा। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ 72 करोड़ लोगों को मिला। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। जी हां, बात करें कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 2 और प्रदेश तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ लिया। अक्टूबर महीने से इन दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों को भी अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो गया है। इन दोनों राज्यों के इस योजना से जुड़ने के बाद देश में अब कुल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को कम दामों पर या फ्री में अनाज उपलब्ध करा रही है। अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के जुड़ जाने से देश के तकरीबन 72 करोड़ यानी 85% लोगों को यह सुविधा मिलने लगी है। रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में वसूलेगा 30% ज्यादा किराया। चलाई जाएगी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच हर दिन यात्री सुविधाओं के लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर मांग को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नवरात्रि के बीच 20 अक्टूबर से दीपावली व छठ के बाद 30 नवंबर तक चलाई जाएगी। हालांकि रेलवे इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वालों से सामान्य से ज्यादा किराया वसूलेगा। रेलवे देश के अलग अलग व्यस्त रूट्स पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए लिस्ट तैयार कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक रेलवे की ओर से इस हफ्ते के अंत तक इन स्पेशल ट्रेनों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा होगा, यानी इन ट्रेनों में सफर करने के लिए मुसाफिरों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। बता दें कि रेलवे आम दिनों में हर दिन करीब 12,000 ट्रेनें चलाता रहा है, लेकिन कोरोना संकट के बीच मांग के मुताबिक धीरे धीरे ट्रेनें शुरू की जा रही हैं।
युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जनसेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती है। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने किसानों के लिए शुरू की खास सुविधा, अगर फंस गए हो 2000 रुपए तो ऐसे करे चेक। जी आपको बता दें कि किसानों की मदद करने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की इनकम दोगुनी कर रही है। इस स्कीम के तहत हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार की ये योजना किसानों के लिए सीधा बैंक में कैश पहुंचाने वाली योजना है और इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 3 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार अब तक 6 किस्तें जारी कर चुकी है। इसकी 7वीं किस्त अगले महीने जारी होने वाली है। इस स्कीम में सरकार ने 14,000 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। आरबीआई का बड़ा बयान, कहा करेंसी नोटों से फैल सकते हैं कोरोना वायरस, डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को अपनाएं। जी हम बात करें कि अगर आप ये सोचते हैं कि करेंसी नोटों से कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैल सकता तो आप गलत हैं। दरअसल आरबीआई ने ये साफ किया है कि करेंसी नोट द्वारा किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस फैल सकता है और इसलिए करेंसी के उपयोग की बजाय लोगों को डिजिटल भुगतान का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा भेजे गए एक सवाल के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मेल में अप्रत्यक्ष रूप से ये बात कही है। आपको बता दें आरबीआई ने कहा कि लोगों को करेंसी नोटों के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान का उपयोग करना चाहिए। जल्दी निपटा ले ये जरूरी काम वरना नहीं मिलेंगे पीएम किसान के 6000 रुपए। जी हाँ, बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये राशि 3 किस्तों में किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे भेजी जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 6 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और अब केंद्र सरकार 7वीं किस्त जारी करेगा। ऐसे में अगर आपको अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली है तो कुछ जरूरी काम तत्काल निपटा लेने चाहिए। देश का कोई भी किसान अगर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 रुपए लेना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराना होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के किसानों को पीएम किसान स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है। दूसरे शब्दों में समझे तो इन राज्यों के लोग अपने बैंक अकाउंट को अगले साल 31 मार्च आधार से लिंक करा सकते हैं। और बता दें कि 15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से ग्रेडेड तरीके से स्कूल खोले जाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्रालय की ओर से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अपना मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और शारीरिक सामाजिक दूरी के साथ सीखने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भी कहा गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों को अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल आने की इजाजत होगी। इसके अलावा अटेंडेंस को लेकर लचीला रुख अपनाया जाएगा। छात्र स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी चुन सकते हैं। मिड डे मील को बनाने और बांटने को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी एसओपी में बताया गया है। आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों
संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र के स्कूल खोलने के आदेश के बाद से कई राज्य और केंद्र शासित सरकारों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नेतृत्व आम आदमी पार्टी सरकार ने स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए थे और इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठकों की क्षमता के 50% के साथ खोला जाना भी शामिल है। तो दोस्तों, इस कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो क्या इस समय स्कूल खोलना सही रहेगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।